हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी रॉबर्ट बर्न्स की एक फेमस पोएम जिसका नाम है अ बार्ड्स एपिटाफ। तो ये जो पोएम है, इस पोएम के क्रिटिकल एप्रिसिएशन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एज वेल एज जो है मैं इस पोएम का थीम क्या है वो भी एट द एंड डिस्कस करूँगी। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The question is that critical appreciation of the poem A Bard's Epitaph by Robert Burns। तो ये क्वेश्चन है और ये एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि कोई भी पोएट्री का यही इजी रहता है कि कोई भी क्वेश्चन आए उसका हमें क्रिटिकल एप्रिसिएशन ही लिखना रहता है। बस उसका जो इंट्रोडक्शन है एंड द कंक्लूजन पार्ट है उसको थोड़ा सा जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी का अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके आप कंक्लूजन और जो उसका इंट्रोडक्शन है वो ऐड कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो पोएम का जो भी पूछता है क्वेश्चन वो उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन ही एट द एंड होता है। तो ये जो पोएम है अ बार्ड्स एपिटाफ, ये यहाँ पे मैं इसके क्रिटिकल एप्रिसिएशन को ही डिस्कस करूँगी। A Bard's Epitaph is a famous poem of Scottish poet Robert Burns, who is widely regarded as the national poet of Scotland। ये जो पोएम है A Bard's Epitaph, ये एक फेमस पोएम है। किसका? तो स्कॉटिश पोएट का, जिनका नाम है रॉबर्ट बर्न्स। और जो रॉबर्ट बर्न्स है, ये जो पोएट है, इनको स्कॉटलैंड का नेशनल पोएट भी कंसिडर किया जाता है या फिर माना जाता है। The poem is composed in 1786, 10 years before the poet's actual death in 1796। तो ये जो पोएम है वो लगभग 10 साल पहले, जब पोएट रॉबर्ट बर्न्स की डेथ हुई थी, उनके डेथ से 10 ईयर पहले ही पब्लिश हो चुकी थी। यानी कि ये जो पोएम है वो 1786 में पब्लिश हुई थी और जो पोएट है रॉबर्ट बर्न्स, उनका डेथ हुआ था 1796 में। द पोएम इज़ एन एपिटाफ विच प्रेजेंट्स और स्केच ऑफ हिज लाइफ। ये जो पोएम है एपिटाफ यानी कि अ बार्ड्स एपिटाफ, एपिटाफ होता है, आप लोगों को पता ही होगा एपिटाफ क्या होता है। तो ये जो है किसी भी टूम के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन लिखा जाता है या फिर किसी भी पिलर के ऊपर जो भी कुछ खुदाई करके लिखे जाते हैं उसको कहा जाता है एपिटाफ। तो ये जो पोएम है ये एक एपिटाफ ही है जो हमारे सामने पोइट्स के लाइफ को प्रेजेंट करता है और इसके साथ साथ ही हाउ द कल्चर ऑफ स्कॉटलैंड फ्लोरिसेस साइड बाय साइड विद द इंग्लिश कल्चर। और ये भी हमें ये इंडिकेट करता है कि किस तरह से जो स्कॉटलैंड का कल्चर था वो इंग्लिश कल्चर के साथ धीरे धीरे जो है वो प्रोग्रेस कर रहा था या फिर फ्लोरिश हो रहा था। पोएट्री हैज़ ऑलवेज बीन अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द ह्यूमन सोल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पोएट्री होता है वो एक एक्सप्रेशन का माध्यम होता है जिसके द्वारा जो ह्यूमन सोल है, ह्यूमन सोल के अंदर जो भी जो अपना एक्सप्रेशन है उसको हम लोग पोएट्री के थ्रू ही जो है वो दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। ये जो पोएट्री है वो एक वे होता है, इट इज़ अ वे टू कॉन्वे इमोशंस, थॉट्स एंड आइडिया इन अ वे दैट इज़ बोथ ब्यूटीफुल एंड प्रोफाउंड। तो ये एक तरीका होता है जिसके द्वारा हम लोग अपने इमोशंस को, थॉट्स को, आइडिया को जो है वो ब्यूटीफुली और प्रोफाउंडली जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। वन सच मास्टर पीस ऑफ पोएट्री इज़ रॉबर्ट बर्न्स अ बार्ड्स एपिटाफ। सो इसी तरह का एक पोएट्री जो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ जिसका नाम है अ बार्ड्स एपिटाफ, ये एक मास्टर पीस पोएट्री है रॉबर्ट बर्न्स का। The poem is a tribute to the life and work of a bard, a poet who has passed away। ये जो पोएम है वो एक ट्रिब्यूशन है, एक ट्रिब्यूट है किसकी? तो एक लाइफ और उनके वर्क ऑफ बार्ड का। बार्ड मीन्स क्या होता है? बार्ड मीन्स पोएट के लिए यहाँ पे बार्ड यूज़ किया गया है। तो ये जो पोएम है वो किसी पोएट के लाइफ और उनके वर्क को ट्रिब्यूट करके यहाँ पे रॉबर्ट बर्न्स ने ये पोएम लिखा है जो कि गुजर चुके हैं। द पोएट पेज ट्रिब्यूट टू द इंड्यूरिंग पावर ऑफ पोएट्री एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल इन लीडिंग अ फुलफिलिंग लाइफ। यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने अपना जो ट्रिब्यूट है, अपना जो भी उनका ये कह सकते हैं कि हम लोग जो ट्रिब्यूट करते हैं किसी भी चीज़ को, तरह से हम लोग श्रद्धांजलि कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो पोएट है तो उन्होंने जो भी अपनी ट्रिब्यूट है वो पोएट्री के पावर को दिया है और सेल्फ कंट्रोल के इम्पोर्टेंस को भी बताया है जो हमारे लाइफ को लीड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
एंड देन यहाँ से जो है पोएम का क्रिटिकल अप्रिसिएशन स्टार्ट है. सो बिफोर डिस्कसिंग द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, आई वुड लाइक टू से दैट ये जो पोएम है वो 5 स्टेंजा में डिवाइडेड है और इसी 5 स्टेंजा को हम लोग जो है वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेंजा में डिस्कस करेंगे. तो जो फर्स्ट स्टेंजा है, द पोएम बिगिंस विथ द स्पीकर्स एड्रेसिंग द रीडर्स आस्किंग देम टू स्टॉप पैसेंजर एंड रीड द एपिटाफ ऑफ द बार्ड. यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेंजा है उसकी शुरुआत होती है जहाँ पे जो स्पीकर है वो रीडर को एड्रेस करते हुए कहते हैं और उनसे पूछते हैं रुकने के लिए, और कहते हैं जो भी पैसेंजर वहाँ से गुजर रहे हैं उनको रुकने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि आप लोग जो ये एपिटाफ लिखा हुआ है बार्ड का, बार्ड मतलब जो पोएट का एपिटाफ लिखा हुआ है उसे आप रीड करिए. The use of the word passenger suggests that the reader is on a journey through life and the speaker is inviting them to pause and reflect on the life of the bard. यहाँ पे जो ये पैसेंजर वर्ड है वो एक तरह से रीडर को इंडिकेट करता है और जो उन्हें ये जो जर्नी यहाँ पे यूज़ किया गया है वो कहा गया है कि वो रीडर्स के लाइफ की जर्नी हो सकती है. वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, इसके बावजूद भी जो स्पीकर है वो इन्हें इन्वाइट करते हैं, उन्हें रोकते हैं, स्टॉप करते हैं ताकि वो बार्ड का जो लाइफ होता है वो उस पर परछाई डाल सके या फिर वो उसको जो है वो प्रकाश डाल सके और उन्हें जो है वो रीडर को दिखा सके. So the first stanza of the poem describe the bard's life as one of hardship and struggle. तो जो पहला स्टेंजा है पोएम का वो हमारे सामने बार्ड्स के लाइफ यानी कि पोइट्स के लाइफ जो होता है उसको इंडिकेट करता है, जो कि काफ़ी हार्डफुल लाइफ होता है और काफ़ी स्ट्रगलफुल लाइफ होता है, उसको जो फर्स्ट स्टेंजा है वो दिखाता है. The speaker tells us that the bard was not born into a wealthy or influential family. यहाँ पे जो स्पीकर हैं वो हमें ये बताते हैं यानी कि रीडर्स को बताते हैं कि जो बार्ड हैं, जो पोएट हैं, उनका जन्म जो है वो किसी भी वेल्दी फैमिली में या फिर इन्फ्लुएंशियल फैमिली में नहीं हुआ है. इसके बावजूद भी डिस्पाइट दिस द बार्ड वॉज एबल टू राइज एंड बिकम अ रेस्पेक्टेड पोएट. लेकिन इसके बावजूद वो जो बार्ड है, जो पोएट है, वो खुद को स्ट्रगल के साथ अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किए और इसके बाद खुद को जो है वो एक रेस्पेक्टेड पोएट में कन्वर्ट किए. इट मीन्स ही हैड टू वर्क हार्ड टू अचीव हिज सक्सेस. मैंने ऑलरेडी ही कहा कि उन्होंने बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया होगा और दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ हिज स्ट्रगल दैट ही बिकम अ रेस्पेक्टेड पोएट इन द सोसाइटी. तो ये था फर्स्ट स्टेंजा का मीनिंग. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकेंड स्टेंजा. द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम डिस्क्राइब द बार्ड्स वर्क एज अ पोएट. तो जो सेकेंड स्टेंजा है पोएम का वो हमारे सामने पोइट्स के वर्क को जो है वो दिखाता है कि कौन कौन सा उन्होंने वर्क किया है या फिर कौन कौन सा उन्होंने जो है वो काम किया है. द स्पीकर टेल्स अस दैट द बार्ड्स लायर वॉज हिज ट्रस्टी फ्रेंड. यहाँ पे जो स्पीकर है वो कहते हैं कि जो बार्ड्स का लायर है, लायर क्या होता है, तो ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको जो है वो बजाया जाता है. तो इस वर्ड का यूज़ जो पोएट है उन्होंने अपने पोएम में किया है और ये जो है ये उनका जो भी पोएट होते हैं वो उनका ट्रस्टी फ्रेंड होता है. क्यों? क्योंकि ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है ये इनकी पोइट्री में जो है एक तरह का स्वीटनेस, म्यूजेस इत्यादि को ऐड करता है. और जो पोएट है उन्होंने क्या किया है, lyre is a musical instrument which is used by the poet in his poem and this denotes that the poet was part of bardic tradition in ancient Greece. और जब इन्होंने इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को अपने पोएम में ऐड किया है तो ये दिखाते हैं कि जो पोएट हैं वो सोसाइटी के बार्डिक जो ट्रेडिशन था एंशिएंट ग्रीस में काफ़ी फेमस, वहाँ से वो बिलोंग करते हैं. तो ये बार्डिक ट्रेडिशन क्या है, तो बार्डिक tradition was a way of preserving history and culture through poetry and song. बार्डिक ट्रेडिशन क्या है, तो ये एक मीडियम है जिसके द्वारा कल्चर को, हिस्ट्री को सुरक्षित करके रखा जा सकता है पोइट्री के द्वारा और सॉन्ग के द्वारा. सो इन्होंने जो है इसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया है ताकि वो जो अपना जो भी जो कल्चर है या फिर जो हिस्ट्री है बार्डिक ट्रेडिशन का उसको वो प्रिजर्व कर सके. तो ये था सेकंड स्टेंजा. एंड द थर्ड स्टेंजा
of the poem describe the impact that the bard's work had on the world। जो थर्ड स्टेंजा है पोएम का, उसमें जो पोएट है वो दिखाते हैं कि किस तरह से जो बार्ड्स का वर्क है, यानी कि जो पोएट का वर्क है, वो वर्ल्ड में क्या प्रभाव डालता है, क्या वो इम्पैक्ट डालता है। The poet says that the bard's song and his poetry was not only appreciated by humans but also by the god themselves। यहाँ पे जो पोएट हैं वो रीडर्स को बताते हैं कि जो बार्ड्स के सॉन्ग होते हैं और जो भी उनकी पोइट्री होती हैं वो सिर्फ ह्यूमन बींग या फिर रीडर के द्वारा उसकी बड़ाई नहीं होती है, उसका अप्रिशिएशन नहीं होता है, बल्कि इवन जो गॉड हैं वो खुद उनके पोइट्री का जो है वो अप्रिशिएट करते हैं या फिर प्रेज करते हैं। तो ये थर्ड स्टेंजा में जो स्पीकर है उन्होंने ये बताया है। जो फोर्थ स्टेंजा है, फोर्थ स्टेंजा में वो डिस्क्राइब करते हैं बार्ड का जो लेगेसी होता है उसको। जो स्पीकर है वो बार्ड के जो लेगेसी है उसको डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि द बार्ड्स नेम शैल लिव फॉर एवर एज हिज वर्क विल बी रिमेंबर्ड लॉन्ग आफ्टर ही इज़ गोन। तो वो बताते हैं स्पीकर के बार्ड का जो नाम है, जो स्पीकर का जो पोइट का नाम होता है वो हमेशा इस वर्ल्ड में जिंदा रहेगा और सब लोग उनके नाम को याद करेंगे उनके जाने के बावजूद भी। द बार्ड्स लेगेसी इज़ timeless and will continue to inspire future generation as his work will be known far and wide। तो जो यहाँ पे जो भी जो पोएट हैं उनकी जो भी लेगेसी है वो काफ़ी टाइमलेस है और वो हमेशा आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी इंस्पायर करेगी, जो भी उनकी वर्क है, क्योंकि जो उनकी वर्क है वो उनके चले जाने के गुजर जाने के बाद भी आने वाले जनरेशन उसे रीड करेगी और उसे वो इंस्पायर होगी और फ्यूचर जनरेशन भी उससे इंस्पायर होंगी। तो इस तरह से फोर्थ स्टेंजा में वो जो पोएट हैं या फिर जो बार्ड्स हैं उनके लेगेसी को वो डिस्क्राइब करते हैं कि कितना वो जो है वो लेजेस उनके अंदर भरा हुआ है। जो फाइनल स्टेंजा है और जो फिफ्थ स्टेंजा है उसमें वो एक एक्शन को कॉल करते हैं, मतलब वी कैन से दैट कि वो रीडर को जो है वो कॉल करते हैं, बुलाते हैं कि अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। कैसा एक्शन? तो वहाँ पे जो स्पीकर है वो कहते हैं कि वी शुड ऑनर द बार्ड और पे ट्रिब्यूट टू हिज लाइफ एंड वर्क। जहाँ पे वो रीडर को कहते हैं कि हमें बार्ड को ऑनर देना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए और उन्हें एक तरह की श्रद्धांजलि भी देनी चाहिए उनकी लाइफ के लिए और उनके वर्क के लिए, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रगलफुल लाइफ जो है अपनी लाइफ में वो जीते हैं। ही सजेस्ट दैट वी शुड ऑल्सो बिल्ड अ मेमोरियल टू द बार्ड विच डिनोट्स द बार्ड्स इम्पॉर्टेंस। सो इस तरह से हमें बताते हैं कि हमें इवन उनको इस तरह से ट्रिब्यूट देना चाहिए कि उनकी याद में हमें एक मेमोरियल भी बनाना चाहिए ताकि वो उनके इम्पॉर्टेंस को हम लोग दिखा सकें। तो ये था फाइनल और फिफ्थ स्टेंजा पूरे पोएम का। एंड एट द एंड कंक्लूजन में हम लोग कह सकते हैं अ बार्ड्स एपिटाफ इज़ अ ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट टू द लाइफ एंड वर्क ऑफ अ बार्ड। तो ये जो पोएम है अ बार्ड्स एपिटाफ ये एक तरह का ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट है लाइफ एंड वर्क ऑफ बार्ड के लिए, यानी कि पोएट के लाइफ एंड वर्क के लिए। और ये जो पोएम है वो एक्सप्लोर करता है थीम ऑफ हार्डशिप को, क्रिएटिविटी को एंड लेगेसी को। तो ये तीन थीम जो है इस पोएम में हम लोग देख सकते हैं। और ये जो पोएम है हैज़ द पावर टू इंस्पायर एंड अपलिफ्ट एंड दैट द वर्क ऑफ ग्रेट पोएट्स लाइक द बार्ड विल बी रिमेंबर्ड लॉन्ग आफ्टर दे आर गोन। सो इस तरह से ये जो पोएम है वो उसके पास ऐसा पावर है ताकि वो आने वाले अपकमिंग जनरेशन में की जो भी पोएट है उनको इंस्पायर कर सके, उन्हें अपलिफ्ट कर सके। और इस तरह से ये जो वर्क है वो एक ग्रेट पोएट लाइक जो बार्ड है उनको ट्रिब्यूट किया गया है इस पोएम के जरिए, जो हमेशा हमेशा के लिए जो यादगार बन जाते हैं उनके जाने के इवन बाद भी। सो ओवरऑल यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो पोएम है वो एक ट्रिब्यूट पोएम है और ट्रिब्यूट किसको किया गया है? तो बार्ड पोएट को। सो आई होप आप लोगों को इस पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।